हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम 2025 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अब तक हम पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो 26 क्वेश्चन है वो है, silica gel is a self-indicating desiccant which turn pink on absorbing moisture and can be regenerated by heating, thereby changing color black to blue, pink and blue color respectively because of the ion। तो हमें पूछा है जो आयन का पिंक और ब्लू कलर है वो किसके कारण होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 26 का वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बाल का कॉम्प्लेक्स है वाटर के साथ, उसका जो कलर होता है वो पिंक रहता है, और जो दूसरा है जो क्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स है वो आपका ब्लू कलर का दिखता है। ये एक्सप्लेनेशन भी है नीचे प्रॉपर, आप देख सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, मॉइस्चर के एब्सेंस में जो कोबाल्ट है वो अपनी एनहाइड्रस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उस वक्त वो ब्लू कलर का होगा, ठीक है। बट जैसे ही आप जब वो वेट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, या मॉइस्चर गेन कर लेगा, मॉइस्चर गेन करने के बाद उसका जो कलर है वो पिंक हो जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। Which one of the following expression correctly represent the relationship between relative magnetic permeability of a substance and its magnetic susceptibility? तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, तो जो 27 की जो करेक्ट रिलेशनशिप है वो पहली ही है, ये इजी है। तो आपके पास देखना है आपने, जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है जिसे म्यू से डिनोट करते हैं, ये आपका ये शो करता है कि आपका मटेरियल कितना इजीली अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन को क्रॉस करने दे देगा, ठीक है। तो परमेबिलिटी यानी कितना परमिट करता है आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है कि उस सब्सटेंस में या उस पर्टिकुलर मटेरियल से पास हो जाएं। और दूसरा हमारे पास आता है ये जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है, ये हमें बताता है कि मटेरियल के पास कितनी पावर है, कि वो कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो गया है जब हमने उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। तो इसके बीच में जो करेक्ट रिलेशनशिप बनती है वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 28। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जिंक कार्बन बॉन्ड पोलैरिटी इन द फॉलोइंग कंपाउंड? में आपका बेसिकली क्या है, कार्बन और जिंक में बनने वाला बॉन्ड है। तो अगर हम फर्स्ट कंपाउंड में देखें तो कार्बन और जिंक के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, सेकंड में डबल बॉन्ड बना हुआ है, और थर्ड में बना हुआ है सिंगल बॉन्ड। और जैसा कि हम जानते हैं, जो आपके पास अगर यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, अगर यहाँ डबल बॉन्ड के साथ है तो हमारी हाइब्रिडेशन sp2 होगी, और यहाँ हमारे पास क्या होगी sp3। इसमें s कैरेक्टर 50% होता है, इसमें s कैरेक्टर 33% होगा, और इसमें जो s कैरेक्टर होगा वो हमारे पास कितना होगा 25%। तो अगर ज़्यादा s कैरेक्टर है तो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बेसिकली आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उसकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा 28 का, वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। जो फर्स्ट है वो ज़्यादा पॉलर होगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सेकेंड उससे थोड़ा कम, और थर्ड और भी कम। तो हमारे पास बी ऑप्शन रहेगा, यही हमने यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखा है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ज़्यादा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा जिंक और कार्बन के बीच में, उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉन्ड में क्या आएगी, पोलैरिटी आएगी। बेसिकली पोल्स बनेंगे, एक पॉजिटिव पोल बनेगा, एक नेगेटिव पोल बनेगा। नॉन पोलर कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं हो पाता क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, एक दूसरे से बड़े ज़्यादा गैप में नहीं होती, तो वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन पोलर कंपाउंड में हमें ऐसा सेपरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 29। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ए कायरल? इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ए कायरल है? तो बेसिकली ए कायरल मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आएगा। आपके पास तीन जो हमारे पास अमोनिया है, ठीक है, वो एक तरफ हो जाएंगे और क्लोरीन दूसरी तरफ सिस पोजीशन पे है। तो जब हम उनको कट करेंगे तो दोनों की कटिंग बराबर ही होगी, तो हमारे पास ऑप्शन ये रहेगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सारे हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO स्ट्रेचिंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो हमें यहाँ कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और हमें पूछा गया है कि जो CO स्ट्रेचिंग है, जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है, किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम है, उस ऑर्डर में हमें इन्हें प्लेस करना है, और हमें यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो बेसिकली यहाँ सिंपल कॉन्सेप्ट है बैक बॉन्डिंग का। अगर हम देखें जो बैक बॉन्डिंग होगी, जो मेटल कार्बोनिल में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जिसमें आपके पास मेटल क्या करती है, डोनेट कर देती है। जैसे हमारे पास क्या एक मेटल है और एक हमारे पास है लिगेंड। लिगेंड का फ़र्ज़ है
जो मेटल है उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना। लेकिन कभी कभी क्या करती है मेटल ही इलेक्ट्रॉन क्या दे देती है, लिगेंड को दे देती है। के पास पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो जो CO बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा और आपकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो जाएगी। तो आप हमें बस वही देखना था इसमें, किसकी आपके पास जिसमें ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे ज़्यादा कम होगी, तो वही चेक करना है। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है तो उसमें तो कोई बैक बॉन्डिंग शो होगी ही नहीं, क्योंकि ये किसी भी मेटल के साथ लगा नहीं है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें हमें देखना था फोर्थ ऑप्शन जहाँ सबसे पहले है। तो एक हमारे पास आपके पास बी ऑप्शन था जिसमें सबसे पहले आएगा, तो यही होगा 4 हो गया, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। और ये भी कैसे बना है, क्योंकि जो मैग्नीज है मैग्नीज के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली फिल है तो बैक बॉन्डिंग का जो चांसेस है वो कम है। क्रोमियम में आपको मिल जाएगा एक सेक्शन और वेनेडियम के पास तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं, तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाएगी। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। जो 30 का करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द रेड कलर ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज मेनली ड्यू टू। तो आपके पास पूछा है कि जो लाल रंग होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वो किस कारण होता है। ऑप्शन में था लिगेंड टू मेटल CT ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन, मेटल टू लिगेंड CT ट्रांजिशन और इंट्रा लिगेंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो जैसा हम जानते हैं कि जितने भी आपकी जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस है दे आर कलर्ड इन नेचर ड्यू टू DD ट्रांजिशन या FF ट्रांजिशन अगर F ऑर्बिटल में है। लेकिन एक और चीज़ होती है जैसे हम बोलते हैं इंट्रा लिगेंड पाई टू पाई स्टार ट्रांसफर। ये हमारे पास एक एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉन की जब वो बॉन्डिंग से आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जंप करता है। लिगेंड बिल्कुल सेम ही रहेगा, कंपाउंड भी आपका सेम है, एक ही कॉम्प्लेक्स में जब आपका एंटी बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में जाता है तब भी आपके पास एक तरह की ट्रांजिशन शो होती है जिसे हम बोलते हैं इंट्रा लिगेंड, लिगेंड के ही बीच में ट्रांजिशन हो जाना। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 31 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 32 मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए थे जैसे फ्रेडल क्राफ्ट कैटलिस्ट है, जिग्नल नाटा कैटलिस्ट है, मॉन्सेंटो कैटलिस्ट है, वेकर प्रोसेस है, हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट है। हो सकता है इसमें से आपने कुछ कैटलिस्ट के बारे में ना पढ़ा, आपने वेकर प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा, जिग्नल नाटा कैटलिस्ट हो गया, फ्रेडल क्राफ्ट हो गया, हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट यानी कोई ना कोई मेटल कैटलिस्ट होगा तो हमें मिल जाता है। और जो वेकर प्रोसेस है अगर उसको भी मिला देते, हमें पता है जो पेलिडियम का कॉम्प्लेक्स होता है क्लोरीन के साथ वो उसमें कैटलिस्ट एक्ट करता है, तो जो वेकर प्रोसेस है वो 3 से मिलेगी। तो हमारे पास इस हिसाब से 32 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 2 मिलेगा 4 के साथ, 3 मिलेगा 2 के साथ, 4 मिलेगा 3 के साथ और 5 होगा 1 के साथ। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 विच ऑफ द फॉलोइंग मर्करी कंटेनिंग स्पीशीज इज मोस्ट टॉक्सिक। इसमें से कौन सी मर्करी वाली स्पीशीज ज़्यादा टॉक्सिक होती है। मरकरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग कॉज करती है हमारी बॉडी में। तो एक हमारे पास सिंपल मेटालिक मरकरी है, एक Hg2Cl2 दिया था, एक HgCl2 दिया था और एक CH3Hg पॉजिटिव, ये हमारे पास ऑप्शन में दिया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मिथाइल मरकरी है वो आपकी बहुत जल्दी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, हॉर्मोनल टिश्यू में ईजिली वो एक्यूमुलेट हो सकती है। स्पेसिफिकली जो हमारा ब्रेन पोर्शन होता है, ब्रेन में मरकरी की पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा देखी जाती है। जैसे हमारा न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, हमारे जो डेवलपिंग फीटस है, जैसे कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट है तो उसको भी डैमेज हो सकता है फीटस को। तो इसीलिए आपके पास जो CH3Hg पॉजिटिव है ये आपके पास ज़्यादा पॉइजनस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है चूज द करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हो रहा है आपको बताना है, दिस इज़ वेरी वेरी इजी। तो जब भी आपके पास ये जो हमारे पास आते हैं एस्टर्स, जब इनकी रीअरेंजमेंट होती है और जब ये एक एल्कोहलिक जो OH ग्रुप होता है इसके साथ अपना ये ग्रुप बनाते हैं, कीटोनिक ग्रुप जब बनता है, जब अटैच होता है, तो इस रीअरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर आपका ये रिएक्शन है, एक ही मॉलिक्यूल होता है उसके बीच में रिएक्शन होता है। जब हम आपके लुईस कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया गया है, तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 विच ऑफ द फॉलोइंग डाई टर्पिनॉइड्स वुड एक्सिबिट अ लैम्डा मैक्स एट 278 नैनोमीटर राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर इन द UV विजिबल स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारे पास जो हमारा 35 क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 36 द आइसोमर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर बाय रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अराउंड द बॉन्ड एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड।
तो जो ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब हम एक सिंगल बॉन्ड को रोटेट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा कन्फर्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 37। फ्रैंकलिन रिएजेंट द फर्स्ट सिंथेटिकली क्रिएटेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज। तो जो सबसे पहला ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्रिएट किया गया था वो इनमें से कौन सा था? ऑप्शन में है डाई इथाइल कॉपर, डाई मिथाइल कॉपर, डाई मिथाइल जिंक या डाई इथाइल जिंक। तो 37 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डाई इथाइल जिंक। Next question is 38. Match name of the reaction given in the column 1 with the correct corresponding intermediate species and reaction given in column number 2. तो column number 1 में राइमन टाइमन रिएक्शन है, पिनिकॉल पिनिकोलिन रीअरेंजमेंट है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है और एल्डोल कंडेंसेशन है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन कौन। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी राइमन टाइमन। राइमन टाइमन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जिसमें आपके पास डाइक्लोरोकार्बीन बनती थी, कार्बीन इंटरमीडिएट बनता था। तो अगर हमारा जो 1 है वो 2 के साथ मिलेगा तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और डी में ही है। तो उस हिसाब से तो 38 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसके बाद हमारे पास इससे 2 को 4 से मिलाया गया है। पिनिकॉल पिनिकोलिन रीअरेंजमेंट, इसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, 3 मिलेगा 1 के साथ, जो इसमें आइसोसाइनेट होता है क्योंकि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है रिएक्शन, तो उसमें आपके पास यही आएगा। और अगला बचता है आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में इट इज़ अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कार्बे एनाइन की फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। काइटिन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H13O5N विच इज प्रेजेंट इन द फंगल वॉल इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ। जो काइटिन होता है वो किसका पॉलीमर है? हमारे पास जो ऑप्शन थे वो थे एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोनिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल कोलिन। तो 39 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, इसका स्ट्रक्चर है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 40। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो क्या करता है? डीएक्टिवेट द रिंग, डिस्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन, एब्स्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन या स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन। तो जो 40 का करेक्ट ऑप्शन है वो है वेरी इजी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, वो कार्बोकेटाइन को स्टेबल करता है। क्योंकि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो जो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उतना ही ज़्यादा सेटिस्फाई होगा और उतनी ज़्यादा उसे स्टेबिलिटी मिलेगी। और ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट आपका बनता है तो आपका प्रोडक्ट भी सबसे ज़्यादा स्टेबल बनता है। Next question is 41. Which reducing agent of the following can be used for the given transformation? तो कौन सा जो एजेंट है इस्तेमाल किया जाता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? ऑप्शन में तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और इसको चेंज किया जा रहा है इनटू अल्कोहल। तो हमारे पास ऑप्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, B2S6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन के साथ था, हाइड्रोजन और निकल था, सिंपल जो मेटल कैटलिस्ट होते हैं वो थे, और सोडियम प्लस अल्कोहल था। तो इसके लिए जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 42। फॉर द फॉलोइंग 4 कंपाउंड चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। इन चारों में आपके पास जो दिए गए हैं कंपाउंड, उसमें आपने करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बताना है। हमारे पास जो 42nd क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 3 पहले आएगा। जैसे ये 3 हमें दिया है, उसके बाद हमारे पास आएगा 1 और 1 के बाद हमारे पास आएगा जो हमारे पास ऑप्शन बचता है दैट इज़ 2 और 2 के बाद हमारे पास रहेगा 4। जो 4 है वो सिंपल आपके पास है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और ये भी बोल सकते हैं मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन द नाइट्रोजन एटम इंक्रीजिंग बेसिसिटी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो नाइट्रोजन के ऊपर उसकी बेसिसिटी को इंक्रीज ही करेंगे। तो ये हमारे पास बहुत अच्छे से एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। चूज द इनकरेक्ट रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। हमें यहाँ 4 रिएक्शन दिए गए हैं, हमसे पूछा है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो जैसे सबसे पहला यहाँ दिया गया है, यहाँ CHO लिखा है, ठीक है, उसके बाद ये ना OH की फॉर्मेशन और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया और आपके पास ये एक आपका कार्बे एनाइन की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये रिएक्शन जैसा हम देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में, तो ऐसा तो होता है। अगला यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट करी है और हाइड्राइड शिफ्ट भी सही की है, ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जैसे सी ऑप्शन जो है हमारे पास, तो इसमें यहाँ क्लोरीन तो दिया है लेकिन ये फ्री रेडिकल तो दिया नहीं और यहाँ इन्होंने फ्री रेडिकल बना दिया। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ फ्री रेडिकल इन्होंने मेंशन नहीं किया और यहाँ नया फ्री रेडिकल बना दिया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो हमारे पास जो 43 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ फ्री रेडिकल। इसमें से अपने फ्री रेडिकल के लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे ऑप्शन में था इट इज ऑलवेज डायमैग्नेटिक इन नेचर, इट इज ऑलवेज डिसप्रोपोर्शनेट टू सम एक्सटेंट,
It is always electron deficient, act as a Lewis acid. It is always formed by homolytic cleavage of bond. तो जैसा कि हमें पता है, तो जो 44 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि ये हमेशा ही होमोलिटिक क्लीवेज से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 45, चूज द करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन एंड एन इनेंशियोमर ऑफ द फॉलोइंग गिवन एग्जाम्पल। तो हमारे पास ये जो वेज लगा के और डैश लगा के कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं और हमसे इसकी फिशर रीअरेंजमेंट पूछी जा रही है और हमें उसका इनेंशियोमर भी जो एंड एनेंशियोमर ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड वो भी बताना है। तो हमारे पास जो 45 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जो आपके पास 46 और यहाँ मैंने इनेंशियोमर पे लिखे हैं। ये ऐसे स्टीरियोआइसोमर होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, इनकी जो मिरर इमेजेस होते हैं, जैसे हमारा राइट टू लेफ्ट हैंड है वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 46, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है, हम उसमें से इनकरेक्ट ढूंढनी है। तो पहला हमें दिया गया है जो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है ऑन रिएक्शन विद एससीएन गिव रेजिमिक मिक्सचर। चलो देख लेते हैं आगे। और जो रोशल सॉल्ट है दैट इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये शो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सी है, ये दोनों इनेंशियोमर्स हैं। और ऑप्शन नंबर डी आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल सेम टू सेम है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन चाहे जो मर्जी हो, ये बिल्कुल एक ही नाम है, चाहे हम इसका लिखें इसका। लेकिन जो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी आ रहा है आपके पास, तो सी इसका ऑप्शन नंबर गलत है। ये दोनों ही इनेंशियोमर्स नहीं है। इनेंशियोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस होती हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की पोजीशन एग्जैक्टली सेम है दोनों ही स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, बाकी आपके सारे ही एरोमेटिक कंपाउंड हैं, क्योंकि इस कंपाउंड में दो जगह, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए हमारे पास कॉन्जुगेशन में सिस्टम होना ज़रूरी है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है। या तो लोन पेयर होने चाहिए, कुछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ दो लगातार आपके सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ये एरोमेटिक नहीं है, बाकी सारे एरोमेटिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड बाय अ सिक्स्थ मेंबर ट्रांजिशन स्टेज। इनमें से कौन सा रिएक्शन है इसमें सिक्स्थ मेंबर ट्रांजिशन आपके पास स्टेज नहीं है। तो ऑप्शन में था हॉफमैन रीअरेंजमेंट, ओपेनयर ऑक्सीडेशन, एमपीवी रिडक्शन और क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो जो 48 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हॉफमैन रीअरेंजमेंट। Next question is 49, which one of the following name reaction is an example of atom economy reaction। तो इनमें से कौन सा एटम इकोनॉमी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो हमारे पास दिया गया था विटिंग रिएक्शन, डाइक्समैन कंडेंसेशन, सुजुकी और डायल्स एल्डर रिएक्शन। तो बेसिकली जो एटम इकोनॉमी जो रिएक्शन होते हैं वो ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हमने जितना ज़्यादा रिएजेंट लिया है, जितना रिएक्टेंट हमने लिए हैं, हमें उतना ही प्रोडक्ट मिल जाए, यानी हमारी जो वेस्टेज है वो कम हो। उन रिएक्शन को हम एटम इकोनॉमी रिएक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे जो फेमस रिएक्शन है वो है हमारे पास डायल्स एल्डर रिएक्शन, क्योंकि ये जो आपके पास कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, इसमें साइक्लो एडिशन होती है। तो इसमें ज़्यादा आपके पास जो वेस्टेज है या आपके पास जो हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट है उसकी मिनिमम वेस्टेज होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें बेसिकली यहाँ दिया है SeO2, हमारे पास सिलीनियम ऑक्साइड दिया है, ठीक है, डाइऑक्साइड, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका क्या काम होता है, ऑब्वियस ये बात है, आपके पास क्या करना, एलाइलिक ऑक्सीडेशन करना। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, तो उसमें हाइड्रोजन रिमूव होगी और डबल बॉन्ड लगेगा। अब डबल बॉन्ड जब लगेगा तो डबल बॉन्ड तो सब में लगा हुआ है, जब इसकी यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, सभी जगह डबल बॉन्ड है। तो पर डबल बॉन्ड भी कौन सी पोजीशन पे होगा तो जाके हम करेक्ट मानेंगे। तो जो आपके पास ऑक्सीडेशन होती है अल्फा CH बॉन्ड की, जो कि उस कार्बन के ऊपर लगा होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। जैसे ये हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, दिस इज COO, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। उसकी जो बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन है उसी के बगल में आपका क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो यहाँ बिल्कुल हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है वो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आज इस वीडियो में हमने फुल्ली एक्सप्लेन करके ये सारे क्वेश्चन देखे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।